नमस्कार। हेलो उत्तराखंड कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, जैसा कि आप जानते ही हैं, हेलो उत्तराखंड कार्यक्रम में हम बेहद खास विषयों के साथ आपके समक्ष उपस्थित होते हैं और उस विषय में हम विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं स्टूडियो में बैठकर, और कोशिश हमारी ये रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप तक जानकारी को हम पहुंचा सकें। आज का जो हमारा विषय है वो विषय है प्रदूषण मुक्त नदियां और जल संरक्षण। इस विषय में हम कोशिश करेंगे बहुत सारी बातचीत हम करें, और जैसा कि आप जानते ही हैं, हमारा ये कार्यक्रम सजीव प्रसारित होता है और फोन इन पर भी आधारित होता है, यानी कि आप भी हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं अपने प्रश्नों के माध्यम से। तो आपको हम जल्दी से अपने इस कार्यक्रम के फ़ोन नंबर्स बता देते हैं, जिन नंबरों के माध्यम से आप अपने प्रश्न हम तक पहुंचाने वाले हैं। हमारे मोबाइल नंबर्स हैं 7579428028। दूसरा नंबर है 7579428047। नंबर्स आपने लिख लिए हैं तो मिला लीजिए। 7579428028। दूसरा नंबर है 7579428047। हम आपसे यहाँ पर ये निवेदन ज़रूर करेंगे कि आधे घंटे का हमारा ये कार्यक्रम होता है, इसमें अगर आप विषय से संबंधित प्रश्न करेंगे तो हम अपने इस कार्यक्रम में आपके प्रश्न को शामिल करेंगे। और जैसे कि हम आपको बता दें कि हमारे आज के इस कार्यक्रम में बेहद ही ख़ास मेहमान हैं। वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। अगर मैं शब्दों में उनका परिचय दूं तो सूरज को रोशनी दिखाने का काम होगा। आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं राजनीति के प्रकांड पंडित, पिथौरागढ़ डीडी हाट से 5 बार के वरिष्ठ विधायक, कैबिनेट मंत्री माननीय श्री बिशन सिंह चुफाल जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में सर। धन्यवाद जी आपके। महोदय, इससे पहले कि हम अपने आज की इस बातचीत को शुरू करें, आपके ही कुछ यादों को हमने संजो के रखा हुआ है, तो आइए पहले उन्हें देखते हैं। एक बार पुनः मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करती हूं, और मंत्री महोदय आपका भी बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। जी धन्यवाद। मंत्री जी, जैसा कि मैंने अभी ये देखा तो कुछ क्लिपिंग्स मुझे दिखी हैं। इसको देखकर तो मेरे मन में और भी जिज्ञासा हो गई, मैं आपके बारे में कुछ और जानूं। क्या छोटे से बिशन सिंह चुफाल ने ये सोचा था कि मैं राजनीति में इतने आगे तक जाऊँगा? किससे आपको प्रेरणा मिली? देखो, मैं तो बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र का रहने वाला व्यक्ति था, क्योंकि हमारे गांव से 30 किलोमीटर दूर सड़क हमने देखी। जब हमने पहली बार जो मोटर देखा था, उसमें गाड़ी देखी, बस देखी, वो जब हम कक्षा 6 में 7 में पढ़ते थे, तब हम 20 किलोमीटर दूर पैदल चलकर हमने गाड़ी देखी थी। बचपन में मैंने जो शिक्षा ली वो मेरे गांव से 3 किलोमीटर दूर प्राइमरी पाठशाला, जंगल का रास्ता था, उतार चढ़ाव का था, बीच में एक रोहतिस नदी पड़ती थी। उस रोहतिस नदी में बरसात में गांव के लोग, बहुत स्पान दूर था, लकड़ी को आपस में जोड़कर पुल बनाते थे। वो पुल में चलने से पुल नीचे पर हिलता था, तो हम छोटे थे तो हिलते थे तो नीचे गिरने का भय रहता, इसलिए 3 महीने तक हम बरसात में विद्यालय नहीं बंद रहता था। जब हम कक्षा 4-5 में पहुँचते थे तब उसमें पुल में चलने लगे। तो बचपन के जो शिक्षा ली मैंने, उसको यह प्राइमरी जो पाठशाला खेतार जूनाकोट था अपने गाँव से दूर, 3 महीने बरसात में हम घर ही बैठे रहते थे। उसके बाद मैंने हाई स्कूल, जूनियर हाई स्कूल गाँव में, उसी पहली बार उस इलाके में एक प्राइवेट जूनियर हाई स्कूल खोला गांव वालों ने, पूरे इलाके के 15-20 ग्राम पंचायतों का था। वहाँ से मैंने प्राइवेट से जूनियर हाई स्कूल से कक्षा 8 पास किया। वहाँ से फिर डीडी हाट हमारा 20 किलोमीटर पैदल आना पड़ता था। 20 किलोमीटर पैदल आने गाँव से 20 किलोमीटर पिट्ठू में ला के डेरा करके राशन लाते थे 1 हफ्ते का। डीडी हाट में हमने उसमें हाई स्कूल किया, वहाँ हाई स्कूल तक था।
उसके बाद नैननगर जाने था 10 किलोमीटर पैदल और चलना पड़ता था। इंटर कॉलेज जो बापू महाविद्यालय के नाम से था, उसमें स्वामी नारायण स्वामी जी ने वहाँ पर इंटर कॉलेज खोला था, नारायण स्वामी जी ने। तो उसके बाद वहाँ से मैंने इंटर किया था। इंटर करने के बाद पिथौरागढ़ था, उसमें आगरा यूनिवर्सिटी के नाम से था। आगरा यूनिवर्सिटी से मैंने बीए किया, फिर उसके बाद एमए किया। एमए करने के बाद अल्मोड़े से मैंने बीएड किया था 1977 में। 1977 में बीएड करने के बाद नौकरी उस समय मिल जाती थी, लेकिन मुझे मेरी माँ ने जो पढ़ाया था उसमें बिल्कुल मेरा राजनीतिक जीवन कुछ नहीं था। एक ही उद्देश्य था उस इलाके में, मेरे इलाके में मेरी माँ कहती थी कुछ नहीं थे, हमारे रोज़गार के कोई साधन नहीं होते थे गांव में। तो उसमें उनके पास जो जेवरात होते थे, गले का, कान का, नाक का, उन्होंने कहा मैं इसको बेच के भी तेरे को बीए कराऊंगा। ये मेरी माँ का था जी। पर कुछ नहीं था, मैंने बेचा नहीं, ये उन्होंने मेरे को साथ दिलाया। मैंने बीए किया, एमए किया। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं नौकरी करूं। तो 2 भाई पढ़ते थे, 2 भाई पढ़ने में उस समय का लगाइए 2,500 रुपया कर्ज था जी। 2 भाई मेरे बड़े थे, फौज में हो गए थे तब। अच्छा। उसी समय। तो उसके बाद मैंने कहा कि 2,500 कर्ज कैसे होगा। मैंने गांव में लोगों के एक श्रम समिति बनाई, लेबर सोसाइटी बनाई जी जी। नौकरी जी, यहाँ पर मैं क्षमा चाह रही हूँ आपसे, आपको रोक रही हूँ। एक कॉलर हैं जो जुड़ चुके हैं। देखिए, अब आपका नाम सुनते ही हमारे कॉलर्स, हमारी बातचीत हमारी अधूरी रह गई। पहले कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो। हाँ मैडम जी, नमस्कार जी। नमस्कार, नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम पंडित नारायण ढोंडाल है। मैं चकोटिया ब्लॉक से बोल रहा हूँ, ग्राम जैठा से जी। तो ये मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता था, ये हमारे यहाँ एक असुरा पेयजल का वो पास हुआ था, तो वो काम कुछ बीच में चला था, फिर बंद हो गया। ये आखिर में क्यों बंद हुआ और पानी की समस्या कब दूर होगी हमारे इलाके की? हम दोराजी क्षेत्र से बोल रहे हैं। कौन सी जगह से आप बोल रहे हैं, बता दीजिए। महोदय से जवाब चाहता हूँ। आपका जो है प्रश्न हम तक स्पष्ट रूप से पहुंच नहीं पाया है। पेयजल की समस्या तो हमारे समझ में आ गई है। कौन सी जगह से आप बोल रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ चौखटिया ब्लॉक, असुरा ढई पेयजल चला था यहाँ चौखटिया जिला के अंदर। अच्छा, चौखटिया जिला से ये बोल रहे हैं। और चौखटिया ब्लॉक होगा जी, अल्मोड़ा जिला जी, अल्मोड़ा जिला से ये बोल रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पर पानी की समस्या है, तो ये पानी की समस्या जो है कब तक दूर होगी? चौखटिया में इसलिए कि उस समय जहाँ पर पानी की जो समस्या बहुत जगह इनकी क्या है, ग्रेविटी से है या पंपिंग वाली है जी। हमारा जो लक्ष्य है 2022-23 तक है। हम 2022 तक घर घर हमका उसमें नल पहुंचाएंगे, नल में जल पहुंचाने का हम पूरा करेंगे, क्योंकि 80% हमारा काम हो गया। चौखटिया जो इसने बताया, जो मेरे क्षेत्र के लोगों ने समस्या होगी, नीचे मैं देख लूँगा क्या ये पंपिंग योजना है इनके यहाँ या ग्रेविटी की योजना है, उसको देख लूँगा जी। मंत्री महोदय, हम बात कर रहे थे, लेकिन मैं यहाँ पर आपसे ये जानना चाह रही थी कि बहुत सारे कॉलर्स हमसे जुड़ेंगे, लेकिन आपका राजनीति में किस तरह से आप चले गए राजनीति में? मेरा राजनीति कोई मेरा पृष्ठभूमि नहीं थे, मेरे परिवार नहीं था। मैंने जब समय मैंने अपना एमए बीएड करने के बाद मैंने एक लेबर सोसाइटी बनाई कोऑपरेटिव बेसिस पर, उसका रजिस्ट्रेशन किया। हम कुछ लोगों को मिलकर हमने स्वरोजगार की ओर लोगों को बढ़ाया कि उसमें ठेकेदारी प्रथा बंद करने के उसमें थे हमारा। तो लोग हमसे, विभाग वाले भी हमसे नाराज़ होते थे, हमको काम नहीं देते, ये लेबर सोसाइटी क्यों आए हमारी ठेकेदारी बंद करने के लिए। हमने बहुत सारे नए जो युवा पढ़े लिखे थे जोड़ा, उसके माध्यम से हमने विभागों में घुसे। विभागों में हमको काम मिलता था, हम स्थानीय लोगों को काम देते थे, बाहर के लोगों को काम नहीं देते थे। डेली उसमें कैश बुक मेंटेन होते थे और डेली लेबरों की उसमें उपस्थित होती थी, और पैसा भी जो तो ऑडिट होता था हर महीने लेबर सोसाइटी का। उस हिसाब से हमने 3 साल तक काम किया, अच्छा काम किया, जड़ी बूटी का काम किया, लोगों को स्वरोजगार की ओर उस समय लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की बात की, उसी से हमारे दिमाग में था। तो उसमें लोगों ने कहा कि अच्छा काम करते हो, गाँव वाले ने कहा तो प्रधान बन जा। प्रधान बन गया तो वहाँ से आपकी यात्रा फिर शुरू हो गई और आज तक वो चल रही है। अब आप कैबिनेट मंत्री बन चुके हैं। 1983 में ग्राम प्रधान बना, तो ब्लॉक का चुनाव में प्रधान लोग उसमें केवल ब्लॉक प्रमुख चुनते थे। तो अच्छा लगा, ब्लॉक में पहली मीटिंग हुई तो नया लड़का था, पढ़ा लिखा था, उसमें पढ़े लिखे कम हुआ करते थे, तो उन्होंने कहा इसको ब्लॉक प्रमुख बना देते हैं। अब मैं विपक्षी था, उसमें कांग्रेस के लोग बहुत सारे, कांग्रेस चट्टान के रूप में खड़ा थी। अब मैं विपक्षी में था ही, मेरी भूमिका जो थी
कि कांग्रेस से पिछले थोड़ा सा भाई नाराज। सर यहाँ पर बहुत सारी बातचीत है, जो दर्शक भी हमसे जुड़ रहे हैं, बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन यह है कि प्रदूषण मुक्त नदियाँ जो हमारा आज का विषय है, इसमें अब जैसे आप पेयजल अभी मंत्री आप हैं, बहुत सारे विभाग हैं आपके पास इस वक्त, और जैसे प्रदूषण मुक्त नदियों के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम भी चल रहा है, और माननीय प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि 2023-24 तक उत्तराखंड के पूरे देश में, बल्कि उत्तराखंड में दूर सुदूर गाँव के हर घर में कनेक्शन भी होगा और उस कनेक्शन में पानी भी होगा। उसके बारे में बताएं आप। सबसे पहले तो ये कि प्रदूषण मुक्त जो हमारी नदियां हैं उसको किस तरह से प्रदूषण देखो मुक्त करें? गंगा सबसे पहले गंगा गौमुख से निकलती है जी। जब गंगा गौमुख से निकलते तो हरिद्वार से निकलते हुए यूपी में चले जाते। उस समय पहले जो देखा था, जब प्रधानमंत्री जी ने, देश के नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से शुरू किया था, 2016 से काम हुआ था, उसमें उससे पहले गंगा में लोग जो आसमन करते थे पानी का, उसमें भी लोगों को थोड़ा सा लगता था कि आसमन लायक नहीं है करके। आज जो उन्होंने जिस प्रकार से योजना गंगा को प्रदूषण मुक्त किया, जो नदी नाले उसमें मिलते थे, सबसे पहले उनको टेप किया, उनमें जो वृक्षारोपण का काम किया, उनमें चेक डैम किया, और जो हमारा सीवर लाइनें थी गांव में जो शहर मिलते थे, उनमें एसटीपी का काम किया। एसटीपी का काम करने से जो भी गंदे नाले सारे गंगा में जाते थे, वो धीरे धीरे लोगों ने, जो गंदा पानी गांव का जाता था नाले में पड़ता था, जानवर पहाड़ से गिरते थे तो जो गधेरे होते थे उन्हें फेंक देते थे, वो नदी में जाता था जी। तो धीरे धीरे वो सब करके लोगों को जागरूक किया। सबसे पहले उस क्षेत्र के लोगों ने सबका जन सहभागिता, जो प्रधानमंत्री जी का नारा था, उस जन सहभागिता से लोगों ने इसमें काम शुरू किया। आज गंगा जो है प्रदूषण मुक्त है। जितने भी शहर है, हरिद्वार से लेकर आपके गौमुख तक, उन लोगों को वहाँ के आसपास के जितने भी गांव हैं, बड़े बड़े नगर हैं, शहर भी बन गए, बड़े बड़े गांव हैं, उन सब का जो गंदा पानी नदी में गिरता था, उनको हमने टेप करके वो पानी, साफ़ सुथरा पानी नदी में जा रहा है। आज गंगा पीने योग्य है, आचमन योग्य है। सारा पानी, जल जो है, आज उस जल को सारे मंदिर में चढ़ता है। मंत्री जी, जैसे कि गौमुख से अगर हम हरिद्वार तक पहुंचे तो लगभग 130 गांव हैं गंगा के किनारे, तो क्या उनको भी इस योजना में जोड़ा गया? इस अभियान हम कहेंगे इसको, ये प्रदूषण मुक्त जो करना है, ये तो अभियान है। अब जैसे खुले में शौच मुक्त तो हम 2017 में ही हो गए थे, लेकिन आज भी हमें कहीं ना कहीं समस्या देखने को मिल जाती है। जो 130 जो गांव हैं, वहां पर जो लोग हैं, उनको भी क्या इस अभियान से जोड़ा गया है? बिल्कुल, उन्हीं के अभियान से, जिनकी सहभागिता से आज गंगा बिल्कुल प्रदूषण मुक्त है। जो 130 गाँव है, उन गांव के लोगों के सबसे पहले तो जो गांव में स्वच्छता, जो गंदा पानी नाला था, उन नाले को हमने सोखता बनाया उन लोगों के लिए। वो सब गंदे बाथरूम का पानी उनके अपने सीधे जो सोखता बनाया उसमें गया। जो नदी में बरसात का पानी जाता था, उनमें जगह जगह जो कटाव होते थे, उसमें हमने दीवारें, चेक डैम बनाए गए थे और वृक्षारोपण किया गया था। वो वृक्षारोपण से पानी जो होता था, जो गंदा पानी आता था, पानी रुक जाता था। धीरे धीरे जो जानवर गिरते थे जब पहाड़ से, उनको भी हमने खड्डे में डालने का काम किया, जिससे सब जन सहभागिता के कारण जो 130 गांव के लोग हैं, उन गांव के सहयोग से आज केवल गंगा ही नहीं, गांव के उसके आसपास भी कुमाऊं के लोग भी, अन्य नदियां भी, जो कोसी नदी है, चाहे आपके अन्य नदी, गोरी नदी है, रामगंगा नदी है कुमाऊं में, ये नदियों के तट पर जो रहते हैं, उनके किनारे पर लोग भी, वो लोगों का भी जो इस पर गंदा पानी नदी में न जाए, उनका जो सीवर लाइन है, वो अपना सीवर लाइन नदी में रात को फेंक देते थे बरसात में, वो भी बंद कर दे। वो पानी भी आज साफ सुथरा हो रहा है उस गंगा को देखते हुए। पुनर्जीवन का काम चल रहा है जी, पूरे प्रदेश में एक काम, और बिंदाल नदी का भी, जी सब जी, बिंदाल नदी पहले देखते थे, आज से 5 साल पहले देखते थे। उसमें बिल्कुल जितने भी सारा शहर का कूड़ा करकट पॉलीथीन उसमें दिखाई देता, आज देखते हैं बिंदाल में नदी में कितना बढ़िया दे। ऐसे ही बिंदाल उदाहरण के लिए अन्य नदियां भी, हमारी सारी नदियों में काम चला। ये पूरे जनता के सहयोग से, जनभागिता काम से हुआ। प्रधानमंत्री जी के जो प्रेरणा शब्द थे उनके, लोगों के गंगा जो है, उससे पूरा उत्तराखंड में गंगा को देखते हुए जगह स्नान घाट बना रखे, कितने बढ़िया स्नान, मोक्षी धाम बना रखे। पहले मोक्षी धाम क्या करते थे, बरसात में भी, अभी भी देखता था, बरसात में लकड़ी जो होती गीली होती थी, जो भी 100 होता तो वह अधमरा फेंक देते थे। उसके भी जो मोक्ष धाम बना दिए गए, पूरा मोक्ष धाम में जो भी 100 होते हैं उनको जला के राख बना दिया जाता। ये काम करने से गंगा प्रदूषण मुक्त है।
बिल्कुल। दर्शकों, हम आपको यहाँ पर ये बता दें, आप इस वक्त कार्यक्रम देख रहे हैं हेलो उत्तराखंड और इसका सजीव प्रसारण चल रहा है और फोन इन पर आधारित है। हमारा आज का विषय है प्रदूषण मुक्त नदियाँ और जल संरक्षण। विषय से संबंधित अगर आपके मन में भी किसी भी तरह की कोई जिज्ञासा है, कुछ प्रश्न है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो सीधे हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, जो कि आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम फ्लैश कर रहे हैं। उन नंबरों के माध्यम से आप अपने प्रश्न मंत्री महोदय तक पहुँचा सकते हैं। मंत्री जी, अब मैं आ जाती हूँ पेयजल पर, क्योंकि आपके पास है ये, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि हर घर में कनेक्शन भी होगा और उस कनेक्शन में जल भी होगा, पेयजल। तो हमारे यहाँ उत्तराखंड की स्थिति क्या है? देखिए, उत्तराखंड में पेयजल की विशेषकर जो पर्वतीय जनपद है, पर्वतीय जनपद ऊंचाई वाले जो गांव थे, वहाँ पेयजल की बहुत समस्या थी, क्योंकि कहीं भी आसपास के स्रोत नहीं था, पानी नहीं चढ़ पाता था। तो वो लोग 1 किलोमीटर से आधा किलोमीटर दूर से पानी लोग ढोते थे, अपने पीठ में ले जाते थे, सिर में रख के ले जाते, जानवरों को वहाँ तक ले जाते थे। लेकिन जब प्रधानमंत्री ने जब ये कहा था कि भाई मैं हर परिवार को, हर घर को उसमें नल से जोड़ूंगा और उस नल में जल भी होगा, ये काम शुरू हुआ। आज देख रहे हैं कि उत्तराखंड में जब पूरे गांव-गांव जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क अटल बिहारी वाजपेयी ने गांव-गांव तक सड़क जोड़ दिया गया। अब गांव में सड़क तो पहुंच गई, लेकिन पानी नहीं था, जल नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं जल पहुंचाऊंगा आपके गांव को, तो गांव का नक्शा ही बदल गया। गांव के लोगों का रहन सहन ही अब बिल्कुल परिवर्तन दिखाई दे रहा है। इसलिए दिखाई दे रहा है कि जो समय उनका ये था कि 1 घंटा 2 घंटा पानी में बीता था, जो वो समय बच गया, वो अपने बच्चों में कारोबार में, उससे आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। आज मैं अपने उदाहरण देता हूँ, बहुत सा 1-2 गाँव का देता हूँ। कैसे 1-2 गांव ऐसे था कि जहां पर बरसात का पानी, हम स्रोत का जो 3 महीने का बरसात है, उस पानी को इकट्ठा करते थे, साल भर तक पीते थे वो। उसमें आप लगाए 7,000, 8,000, 7 लाख लीटर तक के हमने बड़े बड़े टैंक बनाए जलाशय। उसमें पानी 32 महीने, साल भर तो पानी को उपयोग करते थे, लोग यूज करते थे, उसको कपड़े धोते थे, नहाते थे, सब करते थे उस पानी से। तो इस प्रकार के हमने बड़े बड़े जो टैंक बनाए थे, बरसाती टैंक के नाम से ऐसे। आज उस गांव में यदि कने पानी नल दिखाई दिया तो उतना अपार खुशी होती है कि उनको कि हमारे गांव में नल कहाँ से आया। तो ये पहाड़ की स्थिति है, तो इसलिए पहाड़ से हमने उनको पंपिंग के माध्यम से वहाँ तक पानी पहुँचा रहे हैं। एक बात पर पंपिंग योजना, जो पहाड़ की विषम भौगोलिक परिस्थितियाँ, जो भारत सरकार के गाइडलाइन थे जल जीवन मिशन, उस गाइडलाइन के अंतर्गत एक परिवार में हमको 25,000 रुपया तक पैसा खर्च कर सकते थे कनेक्शन में। लेकिन वो हमारे उत्तराखंड की विषम भौगोलिक परिस्थितियाँ, एक परिवार इधर है, एक गांव उधर है, दूर है, उसको देखते हुए हमने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जी से हमसे बात की, सिखाओ जी। उन्होंने कहा कि आप इसका बिल्कुल दीजिए, आप जितना भी पैसा लगेगा। अब एक परिवार पर कहीं कहीं पर लगाए 1 लाख रुपया खर्चा आ रहा है, उसी हिसाब से उसकी DPR बननी। इसलिए उत्तराखंड में हर परिवार को पानी का कनेक्शन मिल रहा है, नल मिल रहा है, उसमें जल मिलने का हम काम कर रहे हैं। युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, थोड़ा कोरोना के उससे थोड़ा धीमी गति से काम हुआ, लेकिन इसमें बारिश जो हमारे 2-3 दिन की बारिश हुई, उससे भी थोड़ा काम में रुकावट आई, लेकिन फिर भी हम काम कर रहे हैं। जैसे कि अभी दैवीय आपदा भी हमारे यहाँ लगातार आती रहती है। अभी हाल ही की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ के पाइपलाइन बह जाती होंगी, तो क्या ये भी एक वजह है कि जो काम हमारा थोड़ा धीमी गति से हो रहा है? बिल्कुल, ये ठीक है। एक विषय आपने रखा, वो मेरा विषय थोड़ा सा बीच में रहा है, जो बरसात जल संग्रह जो आपने, ये बहुत महत्वपूर्ण विभाग है, विशेषकर उत्तराखंड के लिए, पहाड़ी जनपदों के लिए। हमारे आज से 50-60 साल पहले कोई गांव में नल नहीं हुआ करते, देखे नहीं नल, तो लोग क्या थे, धारे नौले हुआ करते थे। वो धारे नौले जो थे अब धीरे धीरे सूख गए। वो सूखने के पीछे एक कारण था कि उस समय गांव के लोग क्या करते, जलाशय बनाते थे, पोखर करते थे, हमारे वहाँ बड़े बड़े तालाब बनाते, बरसात का पानी इकट्ठा करके जानवरों को ले जाता था, वो पानी डिस्चार्ज करके सीधे क्या होते उनके धारे नौले पर जाता था। मैं जब पहली बार विधायक बनने के बाद 1998 एक गांव में चढ़ा था, 4 किलोमीटर चढ़ाई में, तो गर्मी के दिनों उन्होंने कहा कि हमारा पानी का स्रोत केवल 3 महीने में बंद रहता है, धारा, बिल्कुल वहाँ पर धारा बना था, सूखा था। तो मुझको टॉप में छोड़ने था, गांव की ऐसी तरह के छोड़ने आते थे उस समय, रोड नहीं थी, छोड़ के पल्ली तरफ के लोग आए थे, तो वहाँ पर उनका बहुत बड़ा जल वो था, तालाब बनाया हुआ, पोखर, वो जानवरों को ले जाते थे। उन्होंने कहा यहाँ तक अपनी विधायक नीति से हमको 50,000 रुपया था, इसको बढ़ा। तो हमने उसमें कोई टेलीफोन की व्यवस्था नहीं थी, उसको हमने 50 में बड़ा तालाब बनाया। जो उसके बाद वो मेरे घर आए कि इस साल कहा कि गर्मी में हमारे 3 महीने में सूख जाता, पानी नहीं सूखा,
अपने प्रैक्टिकली बता रहा हूँ मैं, जी जी। अपने मुनस्यारी का उदाहरण है। ये बोरा गांव है, गांव तेजम के पास। उस गांव के लोगों ने बता के वो सुबह करे, उसको देखा हमने कहा ये तो वास्तव में सभी वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि भाई बरसात जल संग्रह हो। उस काम को मैंने तेजी से अपने स्तर पर कहा, जहाँ पर पानी के स्रोत सूख रहे थे, आने वाले भविष्य में जल स्तर कम हो रहा था, उस महत्व उसको भी करने के लिए हमने बरसात पानी इकट्ठा करने के लिए मनरेगा के अंतर्गत वो काम शुरू कर दिया। इसीलिए जो बरसात जल संग्रह का हमने ये भी कहा कि भाई किसी का मकान शहरों में, उसका हम पास तभी करिए, भवन पास, जब वो बरसात का छत का पानी इकट्ठा करने के लिए अपने आंगन में उसका एक पिट बना जो पानी रहे। अच्छा। लेकिन बनाते तो हैं, लेकिन धीरे धीरे उसको पार देते हैं, तो उससे पानी रिचार्ज होगा तो आसपास की जमीन। अभी उदाहरण मैं बताता हूँ, आपका देहरादून राजधानी हमारे, पहले यहाँ नहर कैनाल हुआ करती थी, वो कच्ची नहर थी और पक्की नहर होगी, पाइप। जो हमारा ट्यूबवेल था उस पानी बिल्कुल आपका लगा जिसकी लाइफ 20 साल की 10 साल में सूख जा रहा है। वो जो नहर थी वो नहर के अंतर्गत कच्ची नहर, तो पानी रिचार्ज करके अंदर जमीन गिला हो जाता था। अब तो क्या कहते हैं, नहर पार दी अपने पाइप के माध्यम से। हमने ये तय कर दिया कि जो सिंचाई विभाग वालों से हमने कहा जहाँ पर ट्यूबवेल है उसके आसपास ही बरसा कैनाल का पानी उसमें पाइप के द्वारा 8 इंच जो भी पाइप 4 इंच पाइप का सीधे उसको पानी रिचार्ज करें। जो हमारा यहाँ पर ट्यूबवेल की समस्या हो गई है, 10 साल में ही सूख जा रहे हैं 20 साल के, वो उसको भी रिचार्ज करने का काम कर रहे हैं। तो संचयन और संग्रहण की अगर आप बात कर रहे हैं तो मतलब किस तरह से हम लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, किस तरह से आगे आए, क्योंकि एक किसी व्यक्ति का काम नहीं है ये। मैंने शुरू में कहा, आपने कहा ये जन सहभागिता देखा देखी करता है। क्यों हमारे उत्तराखंड की विशेष कर देखिए पहाड़ के लिए देखा देखी आदमी आगे बढ़ता है। एक ने एक काम कर दिया था, उसी लोग दूसरे को काम करना था, तो देखने एक आदमी जब शुरू कर दिया तो देखा तो दूसरा भी काम है। प्रधानमंत्री जी ने कहा भाई सफाई होना चाहिए, कूड़ा उठाओ, तो सबने कूड़ा उठाना चाहिए। पहले प्रधानमंत्री ने उठाना शुरू किया, जिला अधिकारी ने उठाना किया, हमने उठाना किया। तो पहले झाड़ू लगाने में हम पीछे हटते थे, जो परिवार का कम तबका उसको झाड़ू लगाता था। जो बरसात का पानी रिचार्ज करने की बात हो रही है, जो जमीन का पानी स्तर कम होता जा रहा है, हैंडपंप सूख जा रहे हैं, ये केवल हमारा ये है कि बरसात का पानी इकट्ठा जो हो रहा है उस पानी सीधे नदी में न बहे, नाले में बह के सीधे नीचे में न जाए। उस पानी को इकट्ठा करने का काम बिल्कुल आपका मनरेगा के अंदर गांव का उनके सरपंच हैं, आपके प्रधान हैं, उन लोगों को जिस प्रकार से हम सेमिनार बना रहे हैं, उस प्रकार कामों को लोगों को प्रशिक्षण दे रहे हैं, तो लोग आगे आ रहे हैं। महिला मंगल दल है, आपका जितने भी योग मंगल दल है, सब लोग आगे आ गए, और एनजीओ भी काम कर रहे हैं, संस्था बहुत सारी काम कर रहे हैं। जन सहभागिता इसके लिए कि आने वाला भविष्य जो कहते हैं कि पानी की समस्या का हम उत्तराखंड से उदाहरण बनेगा। उत्तराखंड की नदियों में पानी कम, आपको कोसी नदी है, कोसी नदी में पानी जितने पंपिंग बनेगा सूख नदी में कम हो गया, उस पानी को हम चाहते हैं कि ऑलमोड़ी की कोसी नदी में और पानी बढ़े। वो बरसात का पानी का इकट्ठा करने के लिए जो आसपास के गाँव वो काम शुरू हो गया। आने वाले दिन में कोसी का पानी जो कम रहा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल गर्मी में माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है 2023-24 तक हमें हर घर में नल पहुंचाने हैं। अगर उत्तराखंड की मैं बात करती हूँ तो लगभग 15 लाख कनेक्शन जो है देने हैं, और आज के परिवेश में अगर हम देखें तो 6 लाख के लगभग पूरे हो चुके हैं। जिसमें शिकायत ये है कि आज भी लोग ये कहते हैं कि 1 लाख कनेक्शन अभी भी ऐसे हैं, कनेक्शन तो लगा दिए गए लेकिन उसमें जल नहीं। बिल्कुल सही है, ये गलती हुई हमारे से। शुरू में एक हुआ कि विभाग ने कनेक्शन बढ़ाने की बात की अपने ग्राम। हमारा एक स्टैंड पोस्ट है, स्टैंड पोस्ट में 1/2 इंच का स्टैंड पोस्ट हुआ, 12 परिवार पीते हैं, कोई परिवार ऊपर रहता है, बीच में स्टैंड पोस्ट होता है। और वो उन्होंने उस स्टैंड पोस्ट से 12 परिवारों को कनेक्शन जोड़ दिया। अरे 1/2 इंच का पाइप था, 1/2 इंच का पाइप ने 10 और जोड़ दिए, पानी तो 2 ही 1/2 इंच है। ये गलती यहीं पर हुई। उसको हमने ठीक कर दिया था बाद में, हमने कहा ये गलत किया आपने। दूसरी गलती की कि कहीं गांव के लिए योजना बनती है, जनसंख्या के आधार पर बनती है, और 10 साल 15-20 साल के लिए बनती है। जनसंख्या आधार पर योजना बन गई तो आधे लोगों ने कनेक्शन लिए, आधे ने नहीं लिया। अब लोगों ने कनेक्शन जोड़ दिया तो जो लोग ने पहले पानी में, उन्होंने सोचा हमारा पानी इनको दे दिया, तो उन लोगों ने शिकायत करना शुरू कर दिया कि भाई नीचे पानी देना बंद कर दिया, आपस में वो हो गया। उसके बाद हमने दोबारा उस लाइन को सीधे स्रोत को, गर्मी के दिनों में 15 मई से 15 जून का पानी का मापन होता है गर्मी में। महोदय फिर से आपको मैं रोक रही हूँ, एक बार फिर से मैं कोशिश कर लेती हूँ फोन कॉल लेने की। हेलो, नमस्कार, नाम बता दीजिए अपना। हाँ, मैं लक्ष्मण सिंह रावत बोल रहा हूँ जी, पौड़ी गढ़वाल से। जी,
हमारे यहाँ पानी की बहुत समस्या है। आए जी। दिन पानी नहीं आता है। जी, आप अपने पानी की- गांव का नाम बताइए जल्दी से। पौड़ी पौड़ी गढ़वाल से बोल रहा हूँ। पौड़ी 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 प्रॉपर पौड़ी से बोल रहा हूँ। गांव अपना, जी प्रॉपर पौड़ी से, जी हाँ, पौड़ी- प्रॉपरली पौड़ी है जो जी मार्केट समझ है गए जी हमारा। लक्ष्मण जी, जी जी। हाँ जी। देखो, पौड़ी के लिए हमने जो भी पंपिंग योजना है, पंपिंग योजना जनसंख्या बढ़ गई बहुत ज़्यादा। दोबारा हमने गुरु को जो है हमारी इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसके लिए दोबारा हमने ये योजना इसमें पास कर दी, टेंडर भी लग गया। अब पौड़ी में कोई पेयजल की समस्या नहीं रह गई। उसके हमने DPR भी बन गई, टेंडर भी आमंत्रित कर दिए गए और वो है करीब 40 करोड़ की योजना बनी है। अच्छा, तो इतनी बड़ी मतलब योजना, बहुत जल्दी संकट दूर होने वाला है। पौड़ी पर सब, पौड़ी के साथ साथ अन्य जनपदों में भी पेयजल का जो समस्या थी वो 2022 तक समस्या का समाधान हो जाएगा। अच्छा मंत्री जी, ये भी बताया जैसे कि मैंने कहा था कि 15 लाख कनेक्शन का जी। है हमारे लक्ष्य उत्तराखंड में हमारे, लक्ष्य, जी। तो क्या हम 2023-24 तक लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे? ये बता, मैंने 80% जो काम है हमारा पूरा हो चुका है। 80% केवल रहा है 20% में भी काम हमारा इसमें 15 दिन के अंदर पूरा करना है। कल मैंने समीक्षा बैठक ली, जी जी तो हमने 2022 का लक्ष्य लिया, 2022 में पूरा कर लेंगे मार्च तक, जी। क्योंकि हमारे सारे DPR बन गए, टेंडर आमंत्रित, काम शुरू होना है। जो आपने कह रहे हैं कि कुछ पाइप जो हमने स्रोत का मापन किया, पिछले देरी में हुई, गर्मी में स्रोत का मापन किया, जो पानी गर्मी में से पानी हमने बरसात में आजकल पानी देखते तो उसका कैसे वो करेंगे आप। उसके बाद अब जो हमारा 20% काम रह गया है, वो 20% का काम 1 हफ्ते के अंदर पूरा हो जाएगा। उसके बाद काम शुरू हो गया, धरातल पर काम दिखाई देगा। अच्छा मंत्री जी, बहुत संक्षेप में बताइए, जो अभी नैनीताल में जो आपदा आई है वहां पर लोगों को पेयजल की समस्या भी हो रही है, उसका किस तरह से निस्तारण कर रहे हैं, संक्षिप्त में बताइए। आपका सबसे जो समस्या आ रही है हल्द्वानी में, गौला का जो पानी आ रहा है आज का, वो बलिया का जो पानी ऊपर नैनीताल से झील से जो पानी आया वो आज का कचरा अभी भी गौला में कचरा बह रहा है, और उस पानी को हमें पंप के माध्यम से साफ करने में टाइम लग रहा है। थोड़ा सा हल्द्वानी में पेयजल की समस्या बनी हुई, लेकिन उस गौला फिर भी हम उसको पानी वहाँ पर हमने 18 टैंकर लगा के वो पानी को साफ होने तक के लिए, फिर भी उसको हम फिल्टर कर रहे हैं, और उतनी मात्रा में फिल्टर नहीं हो पा रहा है। यदि ज़्यादा मात्रा पर तो पंप फूक जाएगा। तो 18 हमने वहाँ पर टैंकर लगा रखे हैं गुलू बाजार में। अन्य जो ग्रामीण क्षेत्रों में अभी 1-2 दिन का समय, क्योंकि पाइपलाइन है जो अक्सर नदी गतेरे से बनती है, नाले से बनती है, वो नाले ज़्यादा फोर्स में आए, अपने साथ पाइप बहा के लगा, चैम्बर भी बहा के ले गया, उसको ठीक करने में, थोड़ा सा पाइप पहुंचाने में, सड़क अभी बन गई है, सड़क के माध्यम से पाइप गांव तक पहुंच गया है। तो इस समाधान हमारा 2 दिन के अंदर। मंत्री महोदय, आप स्टूडियो में आए हैं, अपना इतना अमूल्य समय दिया, और हम इस उम्मीद में, ये कोशिश भी आप भी करेंगे, और हम ये उम्मीद करेंगे कि आने वाले वक्त में एक तो लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए, उत्तराखंड पहले अव्वल दर्जे पर आ जाए, कि जो पेयजल की जो समस्या है उसका निस्तारण हो गया है, और वर्षा जल संग्रहण का भी कार्य हमारे यहाँ बहुत जोर शोर से चले। आपका स्टूडियो में आने के लिए, अमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत संध्या जी, आपका DD न्यूज़ से पूरे उत्तराखंड में लोगों को जानकारी मिली, इसके लिए मैं आप सबका, स्टूडियो वालों का, हेलो उत्तराखंड के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, हमें उम्मीद है आज हमने जितनी भी बातचीत की है, माननीय पेयजल मंत्री हमारे साथ थे श्री बिशन सिंह चुफाल जी, तो हमें उम्मीद है कि आपको हमारी आज जितनी बातचीत है, ये बातचीत ज़रूर पसंद आई होगी। अगले अंक में एक नए विषय के साथ हम फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हेलो उत्तराखंड की टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।